पृथ्वीराज चौहान की गाथा, भारत का शेर जिसने दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक दुश्मनों को हिलाया। प्रस्तावना: भारत का गौरव, भारत का इतिहास जो छुपाया गया, और इस वीर सपूत को पूरा देश दिल से नमन करेगा। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं विकसित भारत 2025। हम बात कर रहे हैं खलनायक राजा पृथ्वीराज चौहान की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। नरेशों की धरती भारत ने हमेशा ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिनकी तलवारों की चमक ने इतिहास की दिशा बदल दी। महाभारत के अर्जुन से लेकर छत्रपति शिवाजी तक हर काल में भारत ने वीरता के नए अध्याय लिखे। ऐसा ही एक नाम है राजा पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली और अजमेर का शेर, जिसने अपने शौर्य से भारत का गौरव ऊंचा किया। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि वीरता, स्वाभिमान और प्रेम की जीवित मिसाल थे। 1. वीर पृथ्वीराज का जन्म और प्रारंभिक जीवन। साल था 1149 ईस्वी। राजस्थान की वीरभूमि अजमेर में चौहान वंश के राजा सोमेश्वर देव और रानी कर्पूर देवी के घर एक बालक ने जन्म लिया। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने कहा, ये बालक महान योद्धा बनेगा, जिसके नाम से दुश्मन कांपेंगे। बालक का नाम रखा गया पृथ्वीराज। बचपन से ही उन्होंने असाधारण बुद्धिमत्ता दिखाई। 3 साल की उम्र में घोड़े पर सवार होना सीख लिया और 7 साल की उम्र में धनुष उठाया। गुरुकुल में वे केवल युद्धकला ही नहीं, बल्कि राजनीति, अर्थशास्त्र और कविता में भी निपुण थे। उनके गुरु थे भद्रभानाचार्य, जिन्होंने उन्हें धर्म, नीति और शौर्य का पाठ पढ़ाया। 2. सिंहासन की ओर एक बालराजा का उदय। जब पृथ्वीराज केवल 13 वर्ष के थे, तभी उनके पिता सोमेश्वर देव का निधन हो गया। राज्य का भार अचानक इस किशोर के कंधों पर आ गया। चारों ओर साजिशें थीं, दुश्मन ताक में बैठे थे, परंतु उस बालक ने हार नहीं मानी। राज्य सभा में घोषणा हुई, आज से अजमेर और दिल्ली के सिंहासन पर महाराज पृथ्वीराज चौहान विराजेंगे। तभी से शुरू हुआ भारत के सबसे पराक्रमी राजाओं में से एक की वीरगाथा। 3. दिल्ली और अजमेर का एकीकरण। पृथ्वीराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि दिल्ली को भी अपने शासन में मिला लिया। इस प्रकार अजमेर और दिल्ली का एकीकरण हुआ, जो आगे चलकर हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। उन्होंने न्यायप्रिय शासन चलाया। उनकी दरबार में विद्वान, कवि और योद्धा एक साथ रहते थे। उनके दरबार में सबसे प्रसिद्ध कवि थे चंद्रबरदाई, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में उनके जीवन का अमर वर्णन किया। 4. संयोगिता और प्रेम की अमर कहानी। इतिहास में अगर शौर्य है तो प्रेम भी है। राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता रूपवती और बुद्धिमान थी। कहते हैं, जब संयोगिता ने पृथ्वीराज के शौर्य की कथाएं सुनी, तो उनके प्रति उनका मन झुक गया। पर जयचंद, जो कन्नौज के राजा थे, पृथ्वीराज के प्रतिद्वंदी थे। उन्हें ये संबंध मंजूर नहीं था। उन्होंने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए स्वयंवर रखा और सभी राजाओं को आमंत्रित किया, पर पृथ्वीराज को नहीं। लेकिन पृथ्वीराज का प्रेम सच्चा था। उन्होंने वेश बदलकर स्वयंवर में प्रवेश किया। संयोगिता ने अपने हाथ में वरमाला ली और बिना किसी झिझक के पृथ्वीराज के गले में डाल दी। जयचंद क्रोधित हो उठा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर दिल्ली लौट चुके थे। ये घटना भारत के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कथाओं में गिनी जाती है। 5. दिल्ली का शेर और मोहम्मद गौरी का आगमन। अब मंच तैयार था भारत और आक्रमणकारियों की सबसे बड़ी भिड़ंत के लिए। उस समय पश्चिम से एक आक्रमणकारी राजा मोहम्मद गौरी भारत की ओर बढ़ रहा था। वह कई बार भारत की सीमाओं में प्रवेश कर चुका था, पर हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। जब गौरी ने सुना कि दिल्ली का राजा पृथ्वीराज अजेय है, उसने उसे चुनौती दी और शुरू हुई तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी। 6. तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी। गौरवशाली दिन आया। भारत की सेनाएं हजारों की संख्या में मैदान में उतरी। पृथ्वीराज के साथ उनके वीर सेनानायक थे चंद्रबरदाई, भीमदेव और राजा गोविंदराज। युद्धभूमि में धूल उड़ रही थी,
तलवारों की टकराहट से आसमान गूंज रहा था। गौरी ने अपनी सेना को उग्रता से आगे बढ़ाया, पर चौहान के वीरों ने उसकी सेना को चीर डाला। गौरी स्वयं घायल होकर भाग निकला। पृथ्वीराज ने दया दिखाते हुए उसे जीवित छोड़ दिया, पर यह दया ही बाद में भारत के लिए विनाश का कारण बनी। 7. तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी। गौरी अपमानित होकर वापस अपने देश लौटा, परंतु हार नहीं मानी। एक साल बाद 1192 ईस्वी में वह फिर से लौटा, इस बार पहले से कहीं ज्यादा तैयार होकर। उसके पास 120,000 सैनिक थे और उसने चालाकी से युद्ध नीति अपनाई। दूसरी ओर पृथ्वीराज के पास भी 100,000 वीर सैनिक थे, लेकिन उनमें गर्व और आत्मविश्वास इतना था कि वे शत्रु को कमजोर समझ बैठे। युद्ध शुरू हुआ। गौरी ने दिखावटी हार का नाटक किया और फिर अचानक पीछे से हमला कर दिया। पृथ्वीराज की सेना बिखर गई। दिल्ली का शेर घायल हुआ और अंततः बंदी बना लिया गया। 8. गौरी की दरबार में अपमान और अंतिम बदला। गौरी ने पृथ्वीराज को गुलाम बनाकर अपनी राजधानी गजनी ले गया। वह चाहता था कि पृथ्वीराज उसकी दरबार में झुके, लेकिन भारत के उस वीर ने कहा, राजपूत सिर कटवा सकता है, पर झुका नहीं सकता। गौरी ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी जाएं। अंधा होने के बावजूद पृथ्वीराज की आत्मा अडिग रही। उनके कवि मित्र चंद्रबरदाई भी साथ में कैद थे। दोनों ने एक योजना बनाई। गौरी को अपने तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी गई। गौरी हंसा, अंधा आदमी क्या तीर चलाएगा? पर पृथ्वीराज ने कहा, एक बार मौका दीजिए। चंद्रबरदाई ने कविता में कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। पृथ्वीराज ने उस दिशा में तीर छोड़ा और वह तीर सीधे गौरी के गले में जा लगा। गौरी वहीं मारा गया। ये था भारत के उस अंधे राजा का अंतिम प्रहार, एक ऐसा बदला जो इतिहास में अमर हो गया। 9. पृथ्वीराज का अंत और अमरता। गौरी की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे की इच्छा से आत्मोत्सर्ग किया। भारत के इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। उनकी गाथाएं राजस्थान से लेकर उत्तर भारत तक लोकगीतों में आज भी गाई जाती हैं। 10. पृथ्वीराज की विरासत। पृथ्वीराज चौहान न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक कवि और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनकी दरबार में ज्ञान, कला और धर्म का सम्मान था। उन्होंने युद्ध में पराक्रम और शांति में नीति का उदाहरण पेश किया। पृथ्वीराज रासो में उनके कारनामों को अमर किया गया। उनकी मूर्तियां आज भी देश भर में राजपूत शौर्य की प्रतीक हैं। 11. निष्कर्ष। भारत का अमर शेर। पृथ्वीराज चौहान की कहानी केवल एक राजा की नहीं, ये है भारत की आत्मा की कहानी। ये कहानी सिखाती है कि जब तक देशभक्ति का जज्बा जीवित है, तब तक कोई भी आक्रमणकारी इस भूमि को झुका नहीं सकता। आज भी जब कोई बच्चा इतिहास की किताब खोलता है, तो वहां सुनाई देता है, जय चौहान, जय वीर पृथ्वीराज। समापन संदेश। वीडियो नरेशन के लिए। वो राजा जिसने प्रेम में मर्यादा रखी, युद्ध में वीरता दिखाई और मृत्यु में भी अपराजेयता साबित की, वो थे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान।